हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो इस रिवीजन की सीरीज में हम बात करने वाले हैं बंगाल विजय तथा आपका प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के ऊपर। ठीक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसको शॉर्ट में समझेंगे और आपको बिल्कुल अब भूलेगा नहीं। बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल वो तो एकदम रट जाएंगी। ठीक है, आप इस मैप को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ये पुराने नोट्स हैं तो थोड़ा वो जल्दीबाजी में बने हुए हैं, तो बैक थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल आप समझिएगा आज हम लोग बंगाल के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, बंगाल के ऊपर बात करने वाले हैं, मैप को इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो मेनली हमारा है बंगाल। ठीक, तो भारत के पूर्वी भाग में आप सभी को पता है बंगाल है, जिस बंगाल में पहले उड़ीसा, बिहार और आज का बांग्लादेश शामिल था। इतना सारी चीजें आपको पता होगा। स्वतंत्रता से पूर्व या फिर 1911 से पूर्व आप जान सकते हैं कि उड़ीसा, बिहार और आज का बांग्लादेश बंगाल का ही पार्ट था। काफी बड़ा क्षेत्र था और यही एक रीजन था। देखेंगे और इसकी समृद्धि, व्यापारिक गतिविधि, इनके कारण देखेंगे इसकी बहुत ज्यादा जो है कि मांग बढ़ जाती है और इसका बिजनेस का एक केंद्र के रूप में भी ये काम करता है, राजधानी भी रह चुका है। आपको पता होगा। ठीक, आपको पता है कि फसलों एवं उत्पादनों का धनाढ्य केंद्र था ये, बहुत अच्छी उत्पादन होती थी। तो ये भी चीजें हैं आपको इसके केंद्र के रूप में होने के कारण। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे कि 1717 का बहुत शॉर्ट में आपको बताया जाए। 1717 का जो फर्रुखशेर का फरमान था, आपको पता होगा, जिसे भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका भी प्रभाव हम लोग देखेंगे जब बिल्कुल उनको फ्री ट्रेड करने के लिए दे दिया जाता है 3000 रुपए में ही मात्र। तो इसका भी प्रभाव देखेंगे बंगाल में देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे बंगाल के मुर्शिद कुली के खां के ऊपर, जो कि बंगाल की स्थापना करता है। बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये क्या है? संस्थापक है, याद रखिएगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1717 से 1727। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। ठीक, तो ये बंगाल का पहले सूबेदार था, फिर ये देखेंगे फर्रुखशेर के समय स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। इसके बाद बनता है सुजाउद्दीन 1727 से 1739, फिर बनता है सरफराज 1739 से 40। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। मेन चीजों के ऊपर बात करेंगे। हम बहुत डीप से नहीं बता रहे हैं आपको, हम बस एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे शासक बनेगा अलवर्दी खां 1740 में, और ये सरफराज की हत्या करके बंगाल पर अधिकार कर लेता है और 1740 से 56 तक ये जो है कि शासक बनता है। और ये इसके से जो है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स पूछे जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करने व सूबेदार जो था वो मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करने वाला सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां था। आपको हमने बताया कि ये जो है कि बंगाल का संस्थापक था, लेकिन अलीवर्दी खां को एक तरह से वास्तविक संस्थापक भी कहा जा सकता है। और यही वो अलीवर्दी खां था जिसने 2 करोड़ का मुगलों को नजराना भेज सत्ता प्राप्त किया था, लेकिन 1740 के 56 के अपने शासन काल में फिर कभी नहीं भेजा। एक बार जो है कि सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने कभी जो है कि मुगलों को नजराना नहीं भेजा था, और इसी के नेतृत्व में ही मुगलों से पृथक बंगाल का प्रारंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के समय देखेंगे मुगलों से जो है कि बंगाल अलग हो जाता है, एक तरह से पृथक बंगाल की शुरुआत हो जाती है इसके टाइम पीरियड से ही। ओके, इसी अलवर्दी खान ने सबसे पहले इसका जो फेमस कोट है वो कहता है कि यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से कहता है कि अगर यूरोपियों को जो कि यूरोपीय जो होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती हैं। अगर उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार डालती है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है जो आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यूरोपीय कंपनी जो फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना इसने मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। यही अलीवर्दी खां था, बंगाल का नवाब था। ठीक, अब दूसरी चीज जो इससे पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमें देखेंगे सारा खेल देखने को मिलेगा। तो इसकी मृत्यु के बाद देखेंगे इसकी 3 पुत्रियां थी, इसके कोई पुत्र नहीं थे। ठीक, 1756 में इसकी मृत्यु होती है, प्लासी के युद्ध के ठीक 1 साल पहले। ओके, इसकी 1757 में देखेंगे, 1756 में हम देखेंगे कि इसकी मृत्यु होती है। इसकी पहली पुत्री की शादी ढाका के नवाब से होती है जिसका नाम होता है घसीटी बेगम। दूसरी की जो शादी होती है पूर्णिया के नवाब से होता है। तीसरी की शादी पटना में होता है। ठीक, तो तीसरी याद रखिएगा, घसीटी बेगम इसका याद रखिएगा। ठीक, जो तीसरी पुत्र होती है, दूसरी पुत्री का पुत्र होता है सिराजुद्दौला, और ये अवध का अगला नवाब बनेगा। ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला अवध का अगला नवाब बनेगा। और इसी में देखेंगे हम लोग, इसी के साथ होता है प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध इसी के समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दरबारी एवं रिश्तेदार जो मौसी होती हैं, और बहुत सारे आंतरिक कलेश भी देखेंगे इसके पतन का कारण होता है। और जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है उसमें देखेंगे कि आंतरिक कलह के कारण ही इसका पतन होता है और ये हार जाता है। इसके कुछ लोग जो है कि मिल भी जाते हैं। इस पे हम बात करते हैं। तो आज हम अब बात करेंगे सिराजुद्दौला जी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
1756 से 57 इसका कार्यकाल है। ठीक, यूरोपीय कंपनियों को किलेबंदी के लिए मना किया और फ्रांस ने इसको देखेंगे रोक दिया, अंग्रेजों ने जारी रखा। ठीक, जब इसने यूरोपीय कंपनियों को किलेबंदी के लिए मना किया तो फ्रांस ने तो अपनी किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेजों ने जारी रखा और इसका अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे 1756 में फिर सिराजुद्दौला क्या करता है, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है और अंग्रेजों को पराजित कर देता है और किलेबंदी को रोक देता है और दक्षिण में स्थित मद्रास से क्लाइव ने मदद के लिए सेना भेजी थी। जब ये चीजें कर देता है तो क्या करता है कि दक्षिण में जब क्लाइव होता है, उस टाइम दक्षिण में होता है क्लाइव, वो जो है कि सेना भेजती है इसके लिए, जब उसने आक्रमण करके अंग्रेजों को पराजित कर देता है। और इसी के समय होंगी सिराजुद्दौला के समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो बार बार पूछा जाता है, ब्लैक होल घटना, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं और इसका टाइम पीरियड बिल्कुल याद कर लीजिए, 20 जून 1756 में इसे फोर्ट विलियम पे आक्रमण करता है और अंग्रेजों को पराजित कर देता है। और इसी के समय में ब्लैक होल की घटना से क्या करता है कि इसका जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो इसको सिर्फ मानता है, सिर्फ यही एक इंसान है जो इसके बारे में जिक्र करता है और कहीं भी समकालीन इतिहासकारों में हमें इसका जिक्र नहीं मिलता है। तो इतिहासकारों में इस घटना को लेके मतभेद है। ठीक है, उसी समय में देखेंगे जो कि एक गुलाम हुसैन है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, सियार करके कुछ है, ठीक है, उनके में भी ये इस घटना का जिक्र नहीं है। तो इसका एक ही प्रदर्शी है हाल में जो कि ब्लैक होल घटना के बारे में बताता है। तो ये ब्लैक होल घटना क्या है आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक अनैतिक कार्य किया, बहुत अमानवीय कार्य किया। 14 इंटू मतलब 14 × 18 के कमरे में इसने 146 ब्रिटिश को बंद कर दिया था। इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया। जब सुबह खोला गया तो मात्र उसमें 146 में से मात्र 23 लोग बचे थे। ठीक है, और जिसमें से एक हालवेल भी था जो इस घटना को बताता है। तो ये थी आपकी ब्लैक होल घटना, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस घटना का इतिहासकारों में मतभेद है। आपको हमने बताया कि इसका बहुत कम लोग ने जिक्र किया है, सिर्फ हालवेल ही इसका प्रत्यक्षदर्शी है। ठीक, इस प्रारंभिक युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसे क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि। ठीक है, फरवरी 1757 में हुई थी। फरवरी 1757 में अलीगढ़ नगर की संधि बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। अलीनगर की संधि हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में, और अलीनगर कलकत्ता का पुराना नाम था, ये भी याद रखिएगा, जिसे सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया था। अलीनगर कलकत्ता का नाम था जिसे सिराजुद्दौला द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और ये होती है इस युद्ध के बाद अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक युद्ध होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, एक इस बहुत इतिहासकारों को ये कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें कोई युद्ध ही नहीं था, सिर्फ एक षड्यंत्र मात्र का था, और ये सही बात है। और ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, अंग्रेजों को सपोर्ट एवं सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले जो है कि वही कौन कौन थे, ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। तो बंगाल का एक क्षेत्र था पलासी, यहीं पे ये युद्ध हुआ था। और सपोर्ट कौन किया था, मीर जाफर सेनापति था, राय दुर्लभ दीवान था, घसीटी बेगम मौसी थी आपकी, अमीन चंद व्यापारी था और जगत सेठ साहूकार था। ये चार चीजें याद रखिएगा कौन क्या था। और ये देखेंगे अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे और सिराजुद्दौला को धोखा दिए थे। इसमें कुछ इसके सगे भी थे और इसके कुछ जो है कि आंतरिक सेनापति और आदि लोग भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीन चंद और जगत सेठ। ठीक, इसके दो सेनापति थे, मीर मदान व मोहनलाल। ये लोग देखेंगे अंग्रेजों से अंतिम समय तक लड़े थे, बहुत वीरता से लड़े थे और ये युद्ध में मरे जाते हैं, जो कि सिराजुद्दौला का सपोर्ट कर रहे थे। तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला का कौन सपोर्ट कर रहा था, तो दो सेनापति मीर मदान और मोहनलाल। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस समय देखेंगे क्लाइव कर रहा था। बार बार पूछा था प्लासी के युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो क्लाइव कर रहा था। तो ये था आपका प्लासी के युद्ध के बाद। और सिराजुद्दौला यहाँ से पालकी से या फिर ऊंट से या फिर हाथी से, यहाँ पे हाथी और पालकी दोनों रहेगा, इससे भाग जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी से ये युद्ध मैदान में भाग जाता है जब ये अपनी पराजय देखता है। तो ये थी प्लासी का युद्ध। अब बात करेंगे अगले नवाब के ऊपर। तो अगला नवाब बनता है मीर जाफर, जो कि 1757 से 60 तक रहता है और ये अंग्रेजों की मात्र कठपुतली मात्र ही रहता है। और देखेंगे ये 1760 तक रहता है, फिर इसे अंग्रेज हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे मीर कासिम बनता है 1760 से 63, फिर मीर जाफर बनेगा। ठीक है, मीर कासिम बनेगा जो कि जाफर का दामाद होता था। और मीर कासिम अपनी कुछ नीतियों द्वारा अंग्रेजों को चुनौती दी। इसकी कुछ नीतियां थी जिसे अंग्रेजों को नहीं पसंद आई और अंग्रेज क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर से मीर जाफर को बनाते हैं। ओके, इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी को मुंगेर हस्तांतरित किया। ये आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ है और ये करता है मीर कासिम। ठीक है, भारतीय व्यापारियों को रियासत दी और टैक्स में भी कुछ सुधार दिए। ठीक है, इसने जो है कि भारतीय व्यापारियों को भी कहा कि इनको भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनको भी फ्री ट्रेड करने के लिए दिया जाएगा, सिर्फ अंग्रेजों को ही क्यों। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, इसी के टाइम पीरियड में 1763 में पटना कांड होता है। अब क्या है ये पटना कांड, ये भी देखते हैं। तो 1763 में देखेंगे अंग्रेज अधिकारी एलिस,
ठीक है, एलिस द्वारा आक्रमण किया जाता तथा मीर कासिम से बदला लेने का प्रयास किया जाता है। एलिस को क्या करता है, मार दिया जाता है तथा अंग्रेज मीर कासिम को सत्ता से हटा देते हैं और इसी को कहते हैं पटना कांड। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे फिर पुनः मीर जाफर को सत्ता प्राप्त होती है और 63 से 65 तक इलाहाबाद की संधि तक देखेंगे मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है 1765 में, और इस समय तक देखेंगे ये बंगाल का नवाब बना रहता है। ठीक है, इसी के समय में देखेंगे बक्सर का युद्ध होता है, जो बक्सर का फेमस युद्ध है बगला, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो बक्सर का युद्ध इसी मीर जाफर के समय होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है, बहुत याद रखिएगा। बलिया और बक्सर के बीच का बिहार के क्षेत्र का है बक्सर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 होता है। इसमें देखिए 3 शक्तियां मिली होती हैं। ठीक है, अंग्रेज एक तरफ और 3 संयुक्त सेना होती है। पहला तो पूर्व नवाब होता है बंगाल का, सुजाउद्दौला होता है। ठीक है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला सॉरी, मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल। ठीक है, ये तीनों की संयुक्त सेना तो ये तथा अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है और देखेंगे अंग्रेजों ने सेना के बल पर इन्हें पराजित किया था। प्लासी युद्ध हम कह सकते हैं कि उनकी जो है कि कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी सेना के बल पे, अपने कौशल के बल पे जो है कि बक्सर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों को कदम रखने का यहाँ पे जगह दिया था प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों को जहां कदम रखने का जगह दिया था प्लासी का युद्ध, वही देखेंगे एक निर्णायक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब जाएंगे नहीं जहाँ पे उनको एकदम सत्ता की स्थापना करने का एक अवसर मिल जाता है, वो है बक्सर का युद्ध। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पुनः क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहे थे। इस युद्ध में ये भी बार बार पूछा जाता है कौन नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुंडो। और फिर पुनः क्लाइव जो है कि बंगाल का गवर्नर बन के आता है और फिर करता है बक्सर के युद्ध के बाद करता है आपका इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये अब क्लाइव दोबारा गवर्नर बन के आएगा तो अब इलाहाबाद की संधि करेगा, जो 2 बार होगी, एक 12 अगस्त को होगी, एक 16 अगस्त को होगी। जो पहली संधि होगी वो शाह आलम द्वितीय मुगलों के साथ होगी और इसी तरह देखेंगे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है, इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिल जाता है। इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र अवध से लेकर मुगलों को सौंप दिया जाता है और 26 लाख पेंशन, अब मुगल एक पेंशन मात्र हो जाता है, मुगलों को वेतन दिया जाता है। ठीक है, 26 लाख पेंशन मुगलों को देना तय किया जाता है इसी इलाहाबाद के संधि के तहत, तो एक पेंशनधारी हो जाता है अब मुगल। अब दूसरी संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 को होती है, क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और इसमें देखेंगे इनको 50 लाख जुर्माना भरना पड़ता है, जो भी युद्ध में क्षति होती है, जो भी नुकसान होता है अंग्रेजों को, ये अवध के नवाब को भरना पड़ता है और कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र देखेंगे मुगलों को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी इलाहाबाद की प्रमुख संधियां, जो कि कुछ संधियों से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसी संधि के तहत देखेंगे हमें बंगाल में 1765 से 72 के काल को देखेंगे द्वैत शासन कहा जाता है। द्वैत शासन क्यों कहा जाता है, प्रशासनिक कार्य नवाब को और दीवानी जो कि राजस्व होता है, दीवानी राजस्व अंग्रेजों के अधिकार में थे, इसलिए इसको द्वैत शासन कहते थे। यानी जो भी वेलफेयर के कार्य थे, पुलिस, स्थानीय सुरक्षा देना लोगों को, वो सारे नवाब के थे और उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो तो नवाब के हाथ में थे नहीं। और वही देखेंगे जो धन के कार्य थे, मेन जो केंद्रीय सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, दीवानी जैसे पैसे वाले कार्य जो कि अंग्रेजों के हाथ में थे, इसलिए इसको द्वैत शासन डायरार्की कहा जाता है। ठीक है, 1772 में देखेंगे इसे वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था और शुरू किया था इसको क्लाइव ने। तो ऐसे हम लोग देखिए बंगाल को कैसे 1757 से 72 तक के काल को और उसके प्रमुख नवाबों को शॉर्ट में बिल्कुल हमने समझने की कोशिश की। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस 1707 में जो है कि आपको पता होगा 1707 से शुरू होगा और 1717 में फर्रुखशेर का फरमान आएगा। 1770 में देखेंगे मुर्शिद कुली खां जो बनता है सूबेदार, फिर 1740 में आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। 1717 से 40 अलवर्दी खां, फिर 1756 में प्रमुख देखेंगे सिराजुद्दौला शासक बनेगा और 1757 का प्लासी युद्ध, फिर मीर जाफर शासक बनेगा, फिर उसके बाद मीर कासिम बनेगा, बक्सर का युद्ध होगा 1764 में और 1765 में आप देखेंगे द्वैत शासन की स्थापना होती है। इस तरह से आप कुछ तरह से देख सकते हैं, यानी कि मुगलों का उत्तरवर्ती मुगल काल स्टार्ट होगा 1707 में और फर्रुखशेर के शासन में अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा मिल जाता है और यहाँ पे बंगाल में मुर्शिद कुली की सूबेदार बनाया जाता है 1717 में। और फिर हम देखेंगे 1740 में अलवर्दी खां नवाब बनता है जो कि मुगलों से नजराना देना बंद कर देता है, सिराजुद्दौला बनेगा जो अंग्रेजों से मुठभेड़ करेगा। प्लासी का
युद्ध होगा, मीर जाफर जो कि 2 बार बनेगा शासक, उसके बाद नवाब बनेगा मीर कासिम, इससे भिड़ंत हो जाती है जो फिर बक्सर के युद्ध में लेता है अंग्रेजों से टक्कर। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही BHU वाले के साथ बने रहिए। धन्यवाद।